हम ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई फ्लक्स फाई एम है और उसका किसी इंस्टेंट पर उसका वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी है और ये फ्लक्स एन टर्न वाले कॉइल के साथ लिंक करता है। तब फैराडे लॉ के अनुसार कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, हम जानते हैं फैराडे लॉ के सेकेंड नियम से कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू होता है इक्वल टू एन फाई डी टी बराबर इक्वल टू होता है एन डी फाई बाय डी टी। और यहाँ पे जो माइनस साइन लगता है वो लेंज लॉ के अनुसार लगता है। लेंज लॉ से यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। अब यहाँ पे आगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस एन, क्योंकि जो कॉइल का नंबर ऑफ टर्न है वो एन है और फाई की जगह पर हम लिखेंगे फाई एम साइन ओमेगा टी और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, मिल जाएगा उसके आगे माइनस एन फाई एम इंटू कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। उसके बाद आगे माइनस एन को कोस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा क्या चीज़, एन उतर जाएगा नीचे, फाई एम आ जाएगा और ये ओमेगा लिख देंगे और इस नेगेटिव को हम कोस के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको अलग से लिख देंगे माइनस कोस ओमेगा टी। अब आगे हम लिखेंगे इक्वल्स टू एन फाई एम ओमेगा और इसके जगह पर लिखेंगे हम साइन ओमेगा टी माइनस 90, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस 90 इक्वल हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी के। इसलिए हम माइनस कोस ओमेगा टी के जगह पर साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एन फाई एम ओमेगा को हम नाम देते हैं ई मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, और ई मैक्स क्या हो जाएगा, एन फाई एम ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और इसको यदि हम ई आर एम एस में कन्वर्ट करेंगे, आर एम एस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तब यह मिल जाएगा क्या चीज़, ई मैक्सिमम बाय रूट टू, क्योंकि आर एम एस इक्वल टू होता है मैक्सिमम बटा रूट टू। यहाँ पे ई आर एम एस निकालना है तो हो जाएगा ई आर एम एस इक्वल टू ई मैक्सिमम बटा रूट टू, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर एम एस इक्वल टू ई मैक्सिमम की जगह पर लिख देंगे एन फाई एम ओमेगा बटा रूट टू। अब हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, इसलिए यहाँ पे ओमेगा की जगह पर लिख देंगे 2 पाई एफ, यानी ऊपर में हो जाएगा एन फाई एम 2 पाई एफ बटा में हो जाएगा रूट टू। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा ई आर एम एस इक्वल टू 4.44 इंटू फाई एम एफ इंटू एन, यानी कि क्या मिला, ई आर एम एस 4.44 इंटू फाई एम इंटू एफ इंटू एन। अब देखिए आगे यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें, यानी कि प्राइमरी कॉइल की बात करें, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वह कितना होगा 4.44 एफ फाई एम इंटू एन वन, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में एन वन टर्न मानेंगे। एन वन क्या शो कर रहा है कि एन वन प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न है। ये निकल के आया, यह निकल के आया कि कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फाई एम भी वही रहेगा, केवल टर्न चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एन की जगह एन वन लिख देंगे, जो दर्शा रहा है कि यह प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न है। उसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ वह हो जाएगा E2 इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम एन टू। अब यहाँ से यदि हम E1 बटा E2 करते हैं तो क्या मिलता है, E1 का वैल्यू ऊपर में लिखेंगे बटा E2 का वैल्यू नीचे लिख देंगे। 4.44 एफ फाई एम ऊपर में भी है, नीचे भी है, ये दोनों कट जाएगा और केवल बचेगा N1 बटा N2, यानी कि E1 बटा E2 कितना आया, N1 बटा N2 के इक्वल। अब आगे देखिए, यदि हम यहाँ पे N1 का वैल्यू जो दर्शा रहा है प्राइमरी साइड का टर्न, उसका वैल्यू सेकेंडरी कॉइल के टर्न से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि N1 ग्रेटर देन N2, तब E1 ग्रेटर देन N2 हो जाएगा और इसी को कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
और यदि N1 ग्रेटर देन हो जाएगा N2 की, यानी कि N1 कम रहेगा और N2 ज़्यादा रहेगा, उस समय E1 कम मिलेगा और E2 ज़्यादा मिलेगा, और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कहेंगे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन जब प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न के बराबर हो जाएगा, यानी कि N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा, उस समय दोनों में जो EMF इंड्यूस होगा वो दोनों में बराबर होगा, और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कहेंगे हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। याद करने का सबसे सीधा सा तरीका है कि यदि सेकेंडरी में प्राइमरी से कम वोल्टेज मिल रहा है तब सेकेंडरी में कम टर्न है, और यदि सेकेंडरी में प्राइमरी से ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है तब वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और सेकेंडरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न है, और दोनों में प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में बराबर बराबर वोल्टेज मिल रहा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में टर्न बराबर है, और इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। सेकेंडरी में प्राइमरी से कम वोल्टेज तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी में प्राइमरी से ज़्यादा वोल्टेज तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में बराबर का वोल्टेज तो इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड पर। देखिए, नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी और फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। हम करंट अगर लेते हैं I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो फाई की क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों सेम ही टाइम फेज में होगा। ये बात मैंने आप लोगों को बताया था। तब सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन में फाई एम को लिख देंगे, और उसी लाइन में हम आई एम को डिनोट कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम फेज में होता है, इसलिए दोनों को एक ही लाइन में दिखा देंगे। अब जो EMF इंड्यूस हुआ E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि E इक्वल टू कितना आया, ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90, यह क्या दर्शा रहा है कि यह 90 डिग्री लेग कर रहा है, इसलिए E को इस IM से हम 90 डिग्री लेग दर्शा देंगे। यहाँ पे साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, यानी कि यह 90 डिग्री पीछे चल रहा है, इसलिए ई नीचे आ गया। और हमें यह भी जानते हैं कि ई इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे माइनस क्या चीज़ साइन बताता है कि यह नेगेटिव है सप्लाई वोल्टेज की, यानी कि E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस VS का मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ई के डायरेक्शन से उल्टा होगा, ई के उल्टा होगा VS का मैग्नीट्यूड, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। ई नीचे है इसलिए भी ऊपर बन गया, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेव कर देने के लिए, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे भी डबल डैश कर दिए और यहाँ पे भी डबल डैश कर दिए। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि VS इक्वल टू माइनस ई, या तो VS इक्वल टू माइनस ई लिख दीजिए, या तो यहाँ पे ई इक्वल टू माइनस VS लिख दीजिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी दोनों का बराबर कर दीजिए। ये जो लाइन है, यह लाइन इसका मैग्नीट्यूड का बतला रहा है, जैसे कि नीचे अगर 5 सेंटीमीटर है और ऊपर में भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है इसका ई का मैग्नीट्यूड। ये भी 5 है, ये भी 5 है, मतलब कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड समान है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का है, ये नहीं। और यहाँ पे देखिए IM छोटा है और फाई एम बड़ा है, यानी कि फाई एम का वैल्यू जो है वो IM से बड़ा है। कैसे कि हम जानते हैं कि फाई एम होता है N इंटू IM बटा रिलक्टेंस, और हम क्या चाहते हैं, ये जो फ्लक्स का वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और इसके लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा रखते हैं, इसलिए हम लिखते हैं इन प्रैक्टिकली N ज़्यादा रहता है N ग्रेटर देन रिलक्टेंस के,
और यहाँ पे हम फाई एम को लिखते हैं, फाई एम इक्वल टू के इंटू आई एम, जहाँ पे के क्या चीज़ हो जाता है, एन इंटू रिलक्टेंस। के क्या हो जाएगा, एन इंटू रिलक्टेंस, यह के हो गया इंटू आई एम। और के जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है, यानी कि यदि एन ज़्यादा रहेगा रिलक्टेंस से तब के का मान यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि फाई एम ग्रेटर देन हो जाएगा आई एम के। इसलिए यहाँ पे फाई एम का मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखाया गया है और आई एम का मैग्नीट्यूड कम दिखाया गया है, लेकिन दोनों सेम टाइम फेज में होता है, इसलिए एक ही लाइन में दोनों को दर्शाया गया है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है बट बोथ इन सेम टाइम फेज।